बच्चों, आज हम अध्याय 7 पाथ और मॉडर्नाइजेशन में 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कुओमिंतांग दल। कुओमिंतांग चीन का एक महत्वपूर्ण दल था। इस दल ने चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में बहुत सराहनीय काम किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दल ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी इसने देश में राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए काफ़ी कुछ किया। सच तो ये है कि इस दल का उत्थान चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका स्थापना। कुओमिंतांग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कुओमिंतांग। 1905 में डॉक्टर सन यात सेन ने जापान में एक तुंगमिंग हुई नामक एक दल की स्थापना की थी। और ये आरंभ में जब शुरू में इस दल को शुरू किया गया था तो ये गुप्त समिति के रूप में कार्य करती थी। मतलब बिल्कुल चुपचाप छुपते छुपाते हुए ये काम करती थी। परंतु 1911 ईस्वी तक चीन की क्रांति के समय ये दल काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और मांचू सरकार के साथ जो समझौता हुआ था, तो 1911 की चीनी क्रांति के बाद जब मांचू की सरकार से जो समझौता हुआ तो उसकी सभी शर्तें जो थी इस तुंगमुई हुई नामक दल ने डिसाइड की थी। परंतु जब चीन में गणतंत्र स्थापित हो गया, ठीक है, लोगों के का गणतंत्र मतलब स्थापित हो गया, तो युआन शी काई ने निरंकुश शासन स्थापित करने का मतलब, फिर वो निरंकुश शासन ये होता है शासन में सभी काम जो है उसके द्वारा किए जाएंगे, सभी शर्तें उसके द्वारा डिसाइड की जाएंगी, सभी नियम कानून उसके द्वारा बनाए जाएंगे का निरंकुश शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो डॉक्टर सन यात सेन ने छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय दल बनाने का निर्णय किया और 1912 में तुंगमू हुई तथा चीन के अन्य दलों को मिलाकर उन्होंने एक नए दल की स्थापना की और इस दल का नाम रखा कुओमिंतांग। और जब 1913 में संसद के चुनाव हुए तो इस दल को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। हालांकि ये दल जो है सत्ता में नहीं आया, लेकिन इस दल को काफ़ी ज़्यादा सीटें ये जीत गया था। ये दल युआन शी काई के निरंकुश शासन के विरुद्ध था, जो वर्तमान समय में उस समय में जो युआन शी काई का सरकार थी उसके निरंकुश शासन के ये विरुद्ध था। तो अब क्या हुआ कि युआन शी काई से जो है कुओमिंतांग दल का संघर्ष शुरू हो गया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, दूसरा पॉइंट, कुओमिंतांग पर प्रतिबंध। अब 4 नवंबर 1913 को युआन शी काई ने कुओमिंतांग पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए और इस दल को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। इस दल के अनेक सदस्यों को कठोर दंड दिया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ सदस्य जो थे वो चीन भागकर विदेशों में चले गए और वहाँ पर भी वो गुप्त रूप से कार्य करते रहे। इससे ये हुआ कि इससे कुओमिंतांग दल की लोकता में थोड़ी कमी आई। अब फिर से तीसरा पॉइंट, दल का उत्कर्ष, राइज ऑफ द पार्टी। अब 1916 में युआन शी काई की मृत्यु जब हो गई तो चीन में अशांति और अव्यवस्था फैल गई। अब इसका लाभ जो है कुओमिंतांग दल ने फिर उठाया और 1921 ईस्वी में इस दल ने दक्षिणी चीन में एक कैंटन की सरकार की स्थापना की और डॉक्टर सन यात सेन को सरकार का अध्यक्ष बना दिया। और इसी समय दल के पुनर्गठन की फिर से आवश्यकता अनुभव हुई, क्योंकि इस समय तक डॉक्टर सन यात सेन की प्रतिनिष्ठा आदि शर्तें जो लगाई गई थी, मतलब इस दल में जो सदस्य बनेगा वो सिर्फ डॉक्टर सन यात सेन को ही अपना आदर्श मानेगा, उनके प्रति निष्ठा रखेगा, उन सभी शर्तों को हटा दिया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि अब ये दल जो था जनसाधारण तक पहुंचा और इसमें सदस्यों की काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई और 1917 तक रूस की क्रांति से भी डॉक्टर सन यात सेन बहुत प्रभावित हुए और 1923 में उन्होंने रूसी सरकार का सहयोग प्राप्त किया और माइकल बारोडीन कुओमिंतांग के सलाहकार के रूप में चीन पहुंचे। उसने कुओमिंतांग का पुनर्गठन करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अब चौथा पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ कुओमिंतांग पार्टी। कुओमिंतांग दल के सिद्धांत को अनेक व्याख्याओं पर, भाषणों पर, पैम्पलेट्स में, दल के घोषणा पत्रों में द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन 1924 में दल ने पहला सम्मेलन बुलाया और इस पहले
दल के सिद्धांतों इसके पहले सम्मेलन में दल के सिद्धांतों पर प्रकाश डालने की घोषणा पत्र प्रकाशित किया और ये दल दल के सिद्धांत डॉक्टर ये सन यात सेन के जनता के 3 सिद्धांतों पर आधारित थे। ये 3 सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 आता है राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म। डॉक्टर सन यात सेन 3 सिद्धांतों के ऊपर पहला 3 सिद्धांत जो थे उनमें पहला सिद्धांत था राष्ट्रीयता का। डॉक्टर सन यात सेन का ये विश्वास था कि जनता में राष्ट्रवाद का विकास होना बहुत आवश्यक है। वे प्रायः लोगों को जब चीनी जनता की तुलना रेत के ढेर से करते थे और वो बोलते थे कि भी रेत जिस तरह प्रत्येक रेत का कण में आपसी समानता होती है वो एक तरह के ही होते हैं, उसी तरह परंतु मजबूती का अभाव होता है। रेत आपने देखी होगी उसके सेम होती है, उसमें कोई एक एक दाना बराबर होता है, लेकिन उनमें क्या होती है मजबूती नहीं होती है। तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे चीन के लोगों की जनता की तुलना रेत के ढेर से करते हैं, लेकिन प्रत्येक कण आपस में समानता तो विद्यमान है लेकिन मजबूती का पूर्ण अभाव है। राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए और साम्राज्यवाद का विरोध तथा राष्ट्रीय मोर्चों पर निर्माण को वो आवश्यक मानते थे। अब देखो ये बात इसमें नोट करने वाली है कि डॉक्टर सन यात सेन विदेश विरोधी नहीं थे, विदेशों का विरोध नहीं करता कि पर्टिकुलर किसी राष्ट्र का या विरोध नहीं करते थे, लेकिन वे उन विदेशी शक्तियों की साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी, साम्राज्यवाद मैंने आपको पढ़ाया, विस्तारवादी भी मैंने आपको समझाया है। उनकी नीतियों विस्तारवादी नीति को सहन करने के लिए तैयार नहीं थी और उनका विचार था कि विदेशी शक्तियों ने जो है आर्थिक सुविधाओं की आड़ में जो है चीन के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया है और उसे अपना एक उपनिवेश बनाकर ही रख लिया है। और ये बात सत्य भी थी। इस प्रकार की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए वो मानते थे कि राष्ट्रीय एकता होना बहुत ज़रूरी है और इसी कारण कोमतन दल के राजनीतिक कार्यक्रम में इस भावना के विकास करने के लिए विशेष बल दिया गया। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा जो उनका विश्वास था राजनीतिक लोकतंत्र। डॉक्टर सन यात सेन जो दूसरा सिद्धांत था उनका, वो था राजनीतिक लोकतंत्र। अब 1911 में चीन में अकस्मात क्रांति तो हो गई, लेकिन इस समय देश के लोकतंत्र इसमें जो देश था वो लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि चीन के लोगों में इतनी एबिलिटी नहीं थी, क्रांतिकारियों में इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू कर सके। अतः वो अब जब सन यात सेन ये भली-भांति समझ गए थे कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए 3 बातों का उन्होंने सहारा लिया। डॉक्टर सन यात सेन चाहते थे कि देश की शासन जो है वो सेना के हाथ में हो। इसके लिए उन्होंने मतलब उनका बोलने का मतलब था कि देश का शासन जो है सेना के हाथ में हो और उसके लिए उन्होंने 3 वर्ष डिसाइड किए और इस अवधि में वो क्या करेगी सेना कि देश से भ्रष्टाचार, कुरीतियाँ तथा दोषों को दूर किया जाएगा। दूसरे स्थान पर देश की राजनीति चेतना जागृत करना, इसके लिए टाइम दिया गया मतलब 6 वर्ष का। अब इस अवधि में क्या होगा कि लोग जो है स्वायत्त शासन, स्थानीय संस्थाएँ, प्रशासनिक कर्मचारियों जनता के द्वारा निर्वाचन होने की व्यवस्था थी। तीसरी बात थी संवैधानिक सरकार की। देश का संविधान जनता के द्वारा चुनी गई सभा के लोगों द्वारा तैयार किया जाएगा और ये बात स्पष्ट की गई कि इस संविधान के द्वारा शासन तंत्र का गठन किया जाएगा। इसके पश्चात सैनिक शासनों को समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार डॉक्टर सन यात सेन चीन में लोकतंत्री सरकार स्थापना करके अपना लक्ष्य में सफलता प्राप्त करना चाहते थे। उनका तीसरा सिद्धांत था जनता की जीविका। डॉक्टर सन यात सेन का तीसरा सिद्धांत ये था कि लोगों की जीवन को जीने के लिए जो पूंजी या जीविका थी वो कैसे डिसाइड की जाएगी। और डॉक्टर सन यात सेन चाहते थे कि चीन की जनता की भौतिक उन्नति हो। चीन की अधिकांश जनता जो थी, मैक्सिमम जनता जो थी वो गाँव में रहती थी और गाँव जो थे मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे। और चीन के जमींदारों और किसानों के बीच एक गहरी आर्थिक विषमता थी। मतलब वो आर्थिक मतलब उनके बीच में जो आर्थिक स्थिति था उसमें बहुत गैप था और देश की भौतिक उन्नति के लिए जो ये जो गैप था इसको दूर करना बहुत ज़रूरी था। अतः दल के कार्यक्रम में ये बात स्पष्ट की गई, भूमि का जो समान देश की जो भूमि है, चीन की भूमि का जो है समान वितरण करके किसानों की दशा सुधारी जाएगी और बड़े उद्योगों का विकास करके उनकी पूंजी पर राज्य का नियंत्रण किया जाएगा। और ऐसा करना इसलिए आवश्यक था ताकि विदेशी शक्तियों के द्वारा आर्थिक शोषण को रोका जा सके। अब इस अध्याय का 5वां पॉइंट आता है डिफरेंसेस इन द पार्टी, दल में मतभेद।
अब कुओमिंतान की जो बढ़ती हुई शक्ति को देखकर चीन के सामंत तथा व्यापारी, क्योंकि इन्होंने इन दोनों के विरुद्ध काम किया था, तो ये दोनों जो थे वो भयभीत हो गए। और इसके साथ साथ चीन की साम्राज्यवादी शक्तियाँ डॉक्टर सन यात सेन और उनके कुओमिंतान की लोकप्रियता के कारण बहुत टेंशन में थे। अतः इन लोगों ने एक नई व्यवस्था के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा स्थापित किया। किन तीनों ने सामंत, व्यापारी और बड़े बड़े साम्राज्यवादी शक्तियाँ। उन्होंने कैंटन में एक नई सरकार की स्थापना की। अब शीघ्र ही उनको विदेशों से सैनिक सहायता भी मिल गई, और जिसके कारण उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति भी दृढ़ कर ली। परंतु डॉक्टर सन यात सेन को जो था और उनके दल को चीन की जनता का बहुत बहुमत प्राप्त था, और इसके कारण जो था इन चीनियों के सहयोग के कारण इन पूंजीपतियों ने जो सरकार को असफल बनाने का प्रयास किए, उसको सरकार को कुओमिंतान दल को असफल बनाने में वो असफल रहे, और 1924 में कुओमिंतान को पूर्ण विजय प्राप्त हुई। अब कुओमिंतान की विजय यद्यपि एक महत्वपूर्ण घटना थी, परंतु फिर भी कुओमिंतान दल में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए। ये दल पहले की तरह नहीं रहा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्रांतिकारी सदस्य भी आ गए थे जो साम्यवादी के बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर पाए, और कुछ सदस्यों ने संघाई में जाकर श्वेत कुओमिंतान की स्थापना की। परंतु डॉक्टर सन यात सेन अपने प्रयासों द्वारा इन दोनों दलों में समझौता करा दिया और दल की एकता को बनाए रखा। 6 पॉइंट आता है डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु, डेथ ऑफ डॉक्टर सन यात सेन। अब डॉक्टर सन यात सेन सबसे पहले कैंटन में अपनी स्थिति को दृढ़ किया, और उसके बाद उन्होंने उत्तरी चीन की पीकिंग सरकार के साथ समझौता करने का प्रयास किया, क्योंकि वो चीन को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब वे कैंटन तथा पीकिंग की सरकारों को मिलाकर एक संयुक्त सरकार बनाना चाहते थे, और इसी बात को ध्यान में रखते उन्होंने, उनकी स्वास्थ्य खराब भी था, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने पीकिंग जाने का निमंत्रण स्वीकार किया। लेकिन दिसंबर जब 1924 में वो पहुँचे, तो वहाँ पहुँचकर उन्हें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि इसका कारण ये था कि सभी निर्णय जो थे उनके पहले से उनके पहुँचने के पहले से ही ले लिए जा चुके थे, और ये निर्णय जो थे उन्हें स्वीकार नहीं थे। और इसी बीच 12 मार्च 1925 को अपने एक मित्र के निवास के स्थान पर अपने दोस्त के घर में उनकी मृत्यु हो गई। परंतु अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी वसीयत की, और जो दल के सदस्यों के लिए एक पवित्र ग्रंथ बन गई। लास्ट पॉइंट आता है कुओमिंतान में फूट। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात कुओमिंतान के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हो गया, और इसी समय चियांग काई शेक ने सेना पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। कैसे? क्योंकि वे वाहम्पिया सैनिक अकादमी का डायरेक्टर बन गया था, और सेना पर जब उसका प्रभाव आ गया तो उसने कैंटन पर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण कर लिया। चियांग काई शेक ने मार्च 1925 में कैंटन में फौजी कानून की घोषणा कर दी, और उसने रूसी सलाहकारों को वापस भेज दिया। वे स्वयं कैंटन का एक मुखिया बन बैठा, लेकिन अनेक कारणों से साम्यवादी तथा चियांग काई शेक के अनुयायियों में विरोध उत्पन्न हो गया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि कुओमिंतान दल के दक्षिणी पक्ष तथा वाम पक्ष में भारी संघर्ष आरंभ हो गया, और इस संघर्ष के कारण चियांग काई शेक ने उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। सॉरी। यद्यपि वे साम्यवादियों को पूर्ण कुचलने में असफल रहा, फिर भी उन्हें विरोधियों से छुटकारा पाने के पश्चात 1928 में उत्तर पीकिंग की ओर बढ़ना आरंभ किया, और बड़ी सरलता से पीकिंग पर अधिकार कर लिया। पीकिंग का शासक चांग क्याइंग मंचूरिया की ओर भाग गया, और शीघ्र ही मंचूरिया पर भी कुओमिंतान सरकार का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पाया कि इस तरह से चीन में कुओमिंतान दल जो है एक छोटे से तुंगमुंग हुई नामक दल से शुरू होकर कुओमिंतान दल तक पहुंचा, और किस तरह से इन्होंने मंचूरिया तक जो है अपना सफ़र स्थापित किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 1949 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे।